जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। आज दोस्तों हम बात करेंगे 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर। देखिए, हम प्रत्येक करंट अफेयर का बैकग्राउंड देख के चलेंगे जहां से आजकल एग्जामिनर प्रश्न पूछता ही पूछता है। देखिए, यह सेशन आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दें, चाहे आरओ एआरओ यूपी पीसीएस या फिर रेलवे पुलिस का किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस सेशन के बाद आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर कंप्लीट वीडियो पूरे ध्यान से देखिए। चलिए, हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें प्रत्येक टॉपिक को हम प्रश्न के माध्यम से देखने वाले हैं, तो आपको जिस भी प्रश्न का जवाब पता हो तो पूरे ईमानदारी से आप कमेंट में रिप्लाई करते रहना, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न एक बारी आप ध्यान से देखिए है क्या। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, ठीक है। तो दोस्तों, हम इंग्लिश चैनल के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे, पहले इस प्रश्न को आप देखिए। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय दोस्तों सिद्धार्थ अग्रवाल जी बन गए हैं, ठीक है। तो इनकी उम्र कितनी है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे इनका उम्र 49 वर्ष है। कितना है, 49 ईयर्स के हैं ये, और इन्होंने लगभग 42 किलोमीटर का तैराकी किया है, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ इन्फॉर्मेशन और भी जान लीजिए, जैसे ये संबंध कहाँ से रखते हैं, तो इनका संबंध बेंगलुरु से है और इन्होंने 42 किलोमीटर की तैराकी करी है। कितने समय में, 15 घंटे 6 मिनट में, ठीक है। उम्मीद है कि आप सिद्धार्थ अग्रवाल जी को नहीं भूलेंगे। अब आप इंग्लिश चैनल एक बारी समझ लें कहाँ पे है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक मैप के माध्यम से, मैं आपके दिमाग में इसको बिठाऊंगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे आपको बोर होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका ना स्टैटिक जीके भी कवर होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैप मैंने बनाया है, तो ये है आपका यूके, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्रांस। और ये जो पतली आपको सक्रिय, ये मतलब एक तरह से वाटर कनेक्टिंग लिंक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तरी सागर देखने को मिलता है और ये क्या है बताइए, ये है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में ये जलधारा की एक कनेक्टिविटी है, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश चैनल। उम्मीद करूँगा आप नहीं भूलेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आपको पता ही है पार्लियामेंट में भी शून्यकाल प्रश्नकाल ऐसे होते हैं। तो ये कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा ने ये पहल स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने बात करा था कि हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्लस उसका स्टैटिक जीके देख के चलेंगे, और आपका एक मतलब होता है ना, होल पर्सपेक्टिव में आपका तैयारी होगा, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ईमानदारी से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपनी विधायी कार्यवाही के लिए, ठीक है, इसमें शून्यकाल की एक शुरुआत करी, एक पहल की है, ठीक है। अब शून्यकाल में देखिए, इसका कब से स्टार्ट होगा शून्यकाल, 12:30 बजे से स्टार्ट होगा प्रश्नकाल के बाद, ठीक है। और ये आधे घंटे तक चलेगा, हमको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट जीके है वो भी जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब क्यों बनेगा, देखिए, अगर आपने पुलिस का एग्जाम दिया है तो इसमें हरियाणा से संबंधित प्रश्न बने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हैं, विशेषकर आप किसी भी प्रदेश के हों तो प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी, और 1971 में दोस्तों लिबरेशन वार हुआ था और बांग्लादेश एक अलग देश बना था पाकिस्तान से, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी आपका वोटर डे है, ठीक है। भारत का क्या है, मतदाता दिवस है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, हर एक पॉइंट से ना हम स्टैटिक जी के तोड़ फोड़ के आपके दिमाग में फिट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, ठीक है। शिव प्रताप शुक्ला को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत समीप में है और कैलाश पे बैठते हैं हमारे शिव जी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की 60 फुट या 46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरुषों की 60 फुट या 46 स्पर्धा है, विशेषकर जो हैंड से विकलांग होते हैं, हाथ से विकलांग होते हैं, उन एथलीटों के लिए, ठीक है। तो सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने कौन सी पदक जीती है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर, ठीक है। तो देखिए हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी जान ली। थोड़ा सा और इसके ऊपर बात करें तो अगर पूछ ले कि जो पुरुषों की जो पैरा ओलंपिक हुआ है, ठीक है, पेरिस में, उसी में अगर 60 फुट या 46 स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है, स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उनका नाम है ग्रेग स्टीवर्ट, याद रखेंगे। और देखिए बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, हमारे जो सचिन सर्जेराव हैं उन्होंने 16.32 मीटर का थ्रो किया है और इन्होंने केवल 0.06 मीटर ही अधिक थ्रो करके अपने नाम गोल्ड मेडल कर लिया। तो अगली बार सचिन सर्जेराव जी के लिए ऑल द बेस्ट बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? अब बात हो रही है सुमित अंतिल जी की और भाला फेंक की बात हो रही है, ठीक है, और जिसके लिए हमारे नीरज चोपड़ा तो बहुत फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम बात करेंगे सुमित अंतिल जी का, तो इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो भाला फेंक F64 स्पर्धा में सुमित अंतिल जी ने गोल्ड मेडल जीता है, इनके लिए आप तालियां बजाइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे देखें इन्होंने 17.59 मीटर का मतलब थ्रो किया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और सुमित अंतिल भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदाई घटना थी, आपने भी शोक मनाया होगा, मैंने भी मनाया, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ मतलब वो जो केस हुआ था, बोलते हुए भी शर्म आ रही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 की जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उनका ब्रूटली मर्डर किया गया, ठीक है, और इसलिए ये पहल की है वेस्ट बंगाल की सरकार ने, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 31 वर्षीय जो प्रशिक्षु डॉक्टर वही ट्रेनी डॉक्टर के नाम पर इस विधेयक का नाम रखा गया है, ठीक है। और ये किस लिए लाया गया है? दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधान इसलिए हैं महिलाओं और बच्चों को थोड़ी सुरक्षा मिले, ठीक है, सुरक्षा मजबूत की जा सके, तो आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके जान लीजिए। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी इसकी कोलकाता में है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और सीबी आनंद बोस राज्यपाल हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर स्टैटिक जीके याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों चावल में सबसे पहला स्थान रखता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहाँ का जो मुख्य खाद्य है वो क्या है? मछली भात, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए सीटेट वगैरह में पूछ लेता है, तो अगर आप सीटेट का भी एग्जाम देते हैं तो कुछ खान पान से रिलेटेड हम बात करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR का सह आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। भारत और यूनेस्को फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का, ठीक है, अगर आयोजन की बात करें तो यह सह आयोजन था, ठीक है। अब इसमें थीम अगर आपसे पूछा जाए कि जो CSAR हुआ है पेरिस में, अब इसमें जो थीम है वो क्या है, तो दोस्तों खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। तो यही है थीम, आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एथलीट हीरो और ये है हमारे एक्टर जो सोशल से या फिर कह रहे हैं सामाजिक मूवियाँ बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करी है, इसलिए इनको फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार मिला है। और एक का नाम है नीरज चोपड़ा, दूसरे का नाम है आयुष्मान खुराना, ठीक है। तो दोनों को मिला है दोस्तों फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार, आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं इनके, देखिए इनके बारे में हमने बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे।
योगेश कथुनिया ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे बात हो रही है डिस्कस थ्रो, ठीक है। तो डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने कौन सी पदक जीती है? तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो याद रखेंगे योगेश कथुनिया किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये किससे हैं रिलेटेड? डिस्कस थ्रो से, ठीक है। और ये पैरा ओलंपिक के एक पार्टिसिपेंट हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो दोस्तों डिस्कस थ्रो में ब्राज़ील के क्लाडनी बतिस्ता ने 46.86 मीटर का थ्रो करके, डिस्कस थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। और वहीं हमारे योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। तो इनके बारे में हमें याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, गोल्ड भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपसे बनने को आप देखेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वी सतीश कुमार, ठीक है। तो वी सतीश कुमार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करी है, आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसने पैरा ओलंपिक खेलों के, ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ठीक है, तो ये आप इसको 4 स्टार 5 स्टार जितना स्टार लगाना चाहें लगा लें, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेखरा जी ने, ठीक है। तो जो अवनी लेखरा हैं ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, याद रखेंगे। अब थोड़ा सा कुछ और जान लीजिए, देखिए अवनी जो है, ठीक है, ये एक हैं खिलाड़ी जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, तो इनके बाद, ठीक है, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय बनी है, लेकिन पहली भारतीय महिला बनी है, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब यहाँ पे देखिए अवनी लेखरा ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, ठीक है, अभी यहाँ पे एयर राइफल स्टैंडिंग शूटिंग होता है, ठीक है, तो 10 मीटर स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, 10 मीटर वाले स्पर्धा में, तो इन्होंने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजे का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी श्रीनिवासन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इंसान दिख रहे हैं वो है बी श्रीनिवासन, और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है, ठीक है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा जान लें, देखिए इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहने वाला है। और अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है एनएसजे है, इसके बारे में, तो स्थापना 1984 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां पे किया गया है? उदयपुर राजस्थान में, याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए, जैसे जीएसटी भवन में क्या क्या होगा। तो जीएसटी भवन में आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको एक मीटिंग हॉल देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको डेटा एनालिटिक्स सेल देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगा, पूछताछ सेल, और एक गेस्ट हाउस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जीएसटी भवन में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वस्तु और सेवा कर के बारे में, देखिए पुलिस में देखे हैं आप कई सारे प्रश्न बने थे, ठीक है। तो जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई थी, ठीक है, और ये भारत 161वां देश बना था जीएसटी लागू करने वाला। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी को पहला देश किसने अपनाया था, तो वो दोस्तों फ्रांस था, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम, ठीक है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है। और असम में ही आपको पवितारा नेशनल पार्क, उसके बाद आपको यहीं पे मानस नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। और एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो किस नेशनल पार्क में पाया जाता है असम के? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको हिंट कर देता हूँ, उस नेशनल पार्क का नाम के से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे पता चले कि आप एक्टिव हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए ध्यान से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी,
हिमाचल प्रदेश ने ये पहल स्टार्ट करी है। और क्यों करी है, क्यों किया होगा? तो दोस्तों जो साक्षरता की गैप है, लिटरेसी गैप है, और फिर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है उसमें वृद्धि हो, इसके लिए उम्र बढ़ाया गया है कि बच्चों को मतलब शादी करके भेज ना दिया जाए, उन्हें और भी मौका मिले। तो दोस्तों लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ये पहल हिमाचल प्रदेश ने करी है कि अब वहाँ पे जो शादी करने की उम्र होगी, ठीक है, वो क्या होगी दोस्तों, महिलाओं के लिए 18 से 21 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहले 18 था, अब 21 वर्ष। हिमाचल प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट जीके एक बार देख चुके हैं, दोबारा देख लीजिए। राजधानी धर्मशाला और शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, यहाँ पे सुक्खू लिखा हुआ है, गलत है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है, ठीक है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू किस पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सतीश कुमार जी को, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप याद रखेंगे। और देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, तभी तो आप यहाँ तक बने हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर लीजिएगा सेशन को, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लें, ठीक है। अगर हम रेलवे की स्थापना की बात करें, रेलवे बोर्ड की, तो 1905 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। 1905 में क्या हुआ था दोस्तों, बताइए? जो आपने देखा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, ठीक है। और 1905 से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जो भी आपको याद हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमें बताइएगा 1905 के दौरान में भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था या फिर वायसराय कौन था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं रेलवे, ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में चली थी पहली रेल, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होगा। कब चली थी? तो दोस्तों 1856 में चली थी। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप करेक्ट कीजिएगा। 1800, देखिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 1853 या 52, इन दोनों में से एक करेक्ट है, आप बताइएगा, ठीक है। 1856 में दोस्तों एक विशेष प्रदेश में चला था। उम्मीद है कि आप उसी प्रदेश से हैं, आप हमें बताइएगा किस प्रदेश में, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो मेरे दोस्त इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसको कहते हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके देख लीजिए, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई नागपुर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। अब यहाँ पे देखें जो यूपीएस है, ठीक है, जो एकीकृत पेंशन योजना है, अब इसमें 12 महीनों के लिए कर्मचारियों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में महाराष्ट्र सरकार देने वाली है, ठीक है। और यह योजना अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे, अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? तो दोस्त यहाँ पे ना मैं आपको हमेशा के लिए ये योजना दिमाग में आपके फिट कर देता हूँ, ठीक है। राइट आंसर तो वैसे उड़ीसा है, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा में निकलती है एक रथ यात्रा, ठीक है, और उसमें जगन्नाथ प्रभु जी की होती है पूजा, और उससे संबंधित हैं सुभद्रा जी, ठीक है। तो जगन्नाथ यानी कि हमारे कृष्णा, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा, और वो बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा को सुभद्रे बोलते हैं, ठीक है। तो अब इतनी कहानी तो दिमाग में रहेगी। चलिए बात करते हैं अगले, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट है। यह योजना अगर आपसे पूछा जाए जो सुभद्रा योजना है किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको ये मतलब लाभान्वित करेगा योजना। इसमें 1 करोड़ जो मतलब उड़ीसा की महिलाएं हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए उड़ीसा सरकार ने कुल बजट 55,825 करोड़ का जारी कर दिया है, ठीक है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? मोहन मांझी जी हैं, जिन्होंने यह योजना का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। तो सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब वो 5 जिले कौन कौन से बनेंगे एक बारी देख लीजिए। वो है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग।
और इस तरह से लद्दाख में टोटल 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट था, आपको जानना जरूरी है। एक बारी नाम आप दोबारा देख लीजिए, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगस्त 2024 में नैस्कॉम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु गंगाधरन को, ठीक है, बनाया गया है नैस्कॉम का नया अध्यक्ष। अब हम नैस्कॉम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सिंधु गंगाधरन को नैस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है तो वो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे नैस्कॉम क्या है? एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। क्या है? गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह, जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी और उद्योग की सेवा करता है। ठीक है, जो इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो उनका ये सेवा करता है नैस्कॉम। ठीक है, नैस्कॉम का फुल फॉर्म कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आपसे पूछा भी जाएगा, याद रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है, अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हैं जो आप रट लेंगे। जैसे अगर हम बात करें नैस्कॉम के अध्यक्ष तो सिंधु गंगाधरन है। आईटीबीपी का जो अतिरिक्त महानिदेशक चुने गए हैं उनका नाम है संजीव रैना जी। अगर बात करें आईसीसी का जो नया चेयरमैन है वो कौन है? तो दोस्तों जय शाह है, जो अमित शाह के पुत्र हैं। केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो दोस्तों गोविंद मोहन है, याद रखेंगे। प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक कौन है? तो दोस्तों राहुल नवीन है। ठीक है, एसबीआई के प्रबंध निदेशक, ठीक है, तो कौन है? तो दोस्तों राणा एके सिंह है। किसके? एसबीआई के प्रबंध निदेशक। तो आप इसको ना 4 स्टार लगा लीजिएगा। अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो यहाँ से प्रश्न राणा एके सिंह के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे टीवी सोमनाथ जी को देखें, ये भारत के नए कैबिनेट सचिव हैं। ठीक है, और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी क्या हैं? भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन हैं। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, और जो प्रीति सूदन है ये यूपीएससी की नए अध्यक्ष बनी है। आप इनका नाम याद रखेंगे। किन्होंने रिजाइन किया है तो आप उनका भी नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगस्त 2024 में आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने बात किया, तुरंत अभी। ठीक है, तो इसमें संजीव रैना जी को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम बात करें, आईटीबीपी का स्थापना तो 1962 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी वैकेंसी कुक से रिलेटेड आई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अन्य क्वेश्चन के ऊपर। अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे देखने को, ठीक है, मिलेगा। प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कर्नाटक में आपको कानू नाम का आदिवासी पुस्तकालय देखने को मिलेगा। यह पहला पुस्तकालय है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको कर्नाटक में कहाँ पे मिलेगा देखने को? चामराजनगर में। कहाँ पे? चामराजनगर में। और आदिवासी पुस्तकालय कानू है। ठीक है, अब ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात, भारत का पहला आदिवासी अगर म्यूजियम पूछ लिया जाए आपसे तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और भारत में सबसे अधिक आदिवासी बोले या जनजाति बोले तो ये आपको ना मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति का बात करें तो वो भील है वर्तमान में, और वो सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद अगर हम मीना भील की बात करेंगे तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, और गुजरात की भी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील ही है। अब बात आती है आपके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, याद रखेंगे। और 2011 के जनगणना से पहले, ठीक है, जो रिपोर्ट था उसमें गोंड सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन अभी भील सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखें, कर्नाटक का जो राजधानी है वो बेंगलुरु है, और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं जो न्यूज में बने रहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसको आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है? तो दोस्तों ये जय शाह हैं, आप याद रखेंगे इनका नाम, अमित शाह के पुत्र हैं। और ये कंट्रोवर्सी में इसलिए रहते हैं कि बोला जाता है कि इनको बैट पकड़ने नहीं आता, और इनको बीसीसीआई का चेयरमैन, आईसीसी का चेयरमैन, अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है भाई?
और भी लोग योग्य लोग हैं उन्हें बनाया जाए। तो आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए आप, ठीक है। नवंबर 2024 में बीसीसीआई के सचिव थे ये, ठीक है, क्या थे, सचिव थे जैसा, और ये आईसीसी चेयरमैन के रूप में ये अब बन गए हैं और इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान ग्रहण किया है। यानी कि इनके पहले जो आईसीसी के चेयरमैन थे उनका नाम है ग्रेग बार्कले। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद जैसा इस पद को संभालने वाले तीसरे भारतीय बने हैं, ठीक है। तो इसके पहले एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर जी भारत के वो व्यक्ति हैं जो आईसीसी के चेयरमैन का पद ग्रहण किया था। यहाँ पे अगर आईसीसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय दुबई में है, ठीक है। और 1909 में अपने वहाँ भारत देखिए परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, तो उस समय एक रिफॉर्म आया था, ठीक है। और जहाँ से भारत में सांप्रदायिकता की नींव पड़ी थी। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिकता के जनक कौन है और सांप्रदायिकता का जो नींव रखा गया था वो किस रिफॉर्म में रखा गया था, किस एक्ट में रखा गया था। तो दोस्तों वो 1909 में आया था, ठीक है। और उसका नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नहीं था। अब इसके अलावा आपको एक ही रिफॉर्म देखने को मिलता है विशेषकर, तो आप उसका नाम बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में केपी शर्मा ने अपने कौन से कार्यकाल के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौथा, ठीक है। तो केपी शर्मा अपना चौथी बार है, ठीक है, ये शपथ ग्रहण लिए हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। गणित के क्षेत्र में सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिशेल टेला ग्रांट। क्या नाम है, मिशेल टेला ग्रांट, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अरुण कुमार बंसल जी को, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पेटीएम पेमेंट्स यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। इनके ऊपर तो हमने अरुण बंसल जी को तो देख लिए, एमडी और सीए बनाए गए हैं। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई, मुख्यालय नोएडा में है। इसके संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा जी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अरुण बंसल इसके पहले आईडीबीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक थे, ये भी आपको याद रखना है। नाम क्या है, अरुण बंसल, जो वर्तमान में पेटीएम के एमडी और सीईओ बन गए हैं। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यूएई में, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जैसे यूएई के विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके निर्मित विश्व के पहले इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू कर दिया है, ठीक है। अब यूएई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण कहाँ पे, यूएई में। अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। 2024 में अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में हुआ था, ठीक है। कौन सा, तो दोस्तों ललित कला प्रदर्शनी, ठीक है, और अरतारा, ठीक है, 2024 में अरतारा और 2024 ललित कला प्रदर्शनी दुबई। यहाँ पे देखें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा, ठीक है। यहाँ पे देखें गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन, ठीक है, कहाँ पे हुआ, तो गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन यूएई में हुआ था। यूएई का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना, ठीक है। और यहाँ पे देखें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, हाल ही में कहाँ पर 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखेंगे, और भारत के स्वच्छ सिटियों में प्रथम स्थान रखता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखें अगर हम बात करें 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर इंदौर 14 जुलाई को 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की दृष्टिकोण से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। राजधानी मध्य प्रदेश का भोपाल है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, बीजेपी से हैं, और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे।
हाल ही में उत्तराखंड ने किस शहर में अपनी पहली बर्ड गैलरी स्थापित की है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जीके है वो देख लीजिए। उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है, यहाँ पे राजधानी बात करें देहरादून गैरसैंण है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल ले जे गुरमीत सिंह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ ट्विटर एक्स के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वो कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर ट्विटर एक्स के बारे में पूछा जाए तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। उसके संस्थापक जैक डॉर्सी थे। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में था। और इसके वर्तमान चेयरमैन एलन मस्क हैं, इन्होंने खरीद लिया है। सीईओ लिंडा याकारिन है। ठीक है, तो ट्विटर के अभी वर्तमान चेयरमैन एलन मस्क और इसके जो सीईओ हैं लिंडा याकारिन हैं। स्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैक डॉर्सी। एलन मस्क ने स्पेस एक्स और ट्विटर एक्स के मुख्यालय को कहां पर स्थानांतरित किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेक्सास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप यहाँ पे जान लें। जैसे आपसे प्रश्न बनता है स्पेस एक्स के जो मालिक हैं वो कौन है? तो एलन मस्क हैं। ठीक है, और वो फिलहाल कैलिफोर्निया के हैथॉन में उनका मुख्यालय था, लेकिन अब टेक्सास के स्टार बेस में इसको स्थापित करेंगे। और वहीं जो एक्स है यानी ट्विटर एक्स है उसके मुख्यालय को सैन फ्रांसिस्को है वहाँ से हटाकर वो ऑस्टिन में करेंगे, टेक्सास के ऑस्टिन में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 30 देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से कहां तक भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहर सुरंग का शिलान्यास किया है? प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठाणे से लेकर बोरीवली तक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग, ठीक है, तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग की बात हो रही है, तो इसका शिलान्यास किया है किस डेट को? 13 जुलाई 2024 को। और इसका नाम क्या है? ठाणे बोरीवली ट्विनल टनल। क्या है? ठाणे बोरीवली ट्विन टनल। निर्माता कौन है? मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। उसके बाद सुरंग की लंबाई कितनी है? 11.8 किलोमीटर। लागत कितनी आ रही है? 16,600 करोड़ रुपए। ठीक है, नाम क्या है? ठाणे बोरीवली ट्विन टनल। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी शहरी टनल बन गया है। 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री वाली नौका किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों 100% हाइड्रोजन से चलने वाली अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे अमेरिका 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका शुरू की है। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। गणित के क्षेत्र में सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिशेल टैलाग्रांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। हाल ही में यूपीएससी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो दोस्तों मनोज सोनी जी ने दिया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। अब देख लीजिए वर्तमान में अभी महिला एक अध्यक्ष बनी है, उनका नाम हमने देखा था, कमेंट में दोबारा से बताइएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ पे रिगोबर्टा मेंचुतुम है। ठीक है, इनको पहले नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 1992 में, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जो रिगोबर्टा मेंचुतुम है इनको 1992 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। यहाँ पे देख ले। ठीक है, इनको 1992 में नोबेल शांति पुरस्कार वही पीस प्राइज मिल चुका है। और नेल्सन मंडेला के 106वीं जयंती पर गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 इनको सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में एक गोल्ड मेडल होता है, एक पाई नोट बॉक्स होता है और एक प्रशस्ति पत्र होता है। ठीक है, तो आप प्रशस्ति पत्र आप देखे होंगे, राष्ट्रपति जब किसी को सम्मान देते हैं तो उनके हाथ में एक पेपर होता है, ठीक है, ऐसे लपेटा हुआ। सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके पहले कौन थी दोस्तों? इसके पहले स्मृति मंधाना थी। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा है। और स्मृति मंधाना कितना बनाई थी रन? 3,378। हरमनप्रीत कौर ने कितना बना दिया? 171 T20 मैचों में 3,415 रन। ठीक है, और महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका के दाम्बुला में किया जा रहा है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट मतलब किस स्थान पर है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 82वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत 82वें स्थान पर है, आप याद रखेंगे, जिसमें भारतीयों को 58 देशों में वीज़ा मुक्त
घूमने का मतलब एक फ्रीडम मिल जाता है, ठीक है, वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाता है 58 देशों में। और यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है जो 195 देशों में वीज़ा फ्री मतलब घूम सकता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन है 192, ठीक है, लेकिन सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। थर्ड पे कौन कौन है? ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड स्वीडन। कितने? 191 देशों में, ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन है? सिंगापुर है जो 195 देशों में फ्रीली घूम सकता है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पे तो प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फर्स्ट और प्लस भारत की स्थिति वो पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों टी20 की बात करें तो भारतीय टीम ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक है। तो हम याद रखेंगे। और देखिए इसमें आप एक दो शब्द जरूर बोलिएगा। जो कैच थी, ठीक है, वो कैच नहीं वो मैच थी, ठीक है, यादव की। और आप उस प्लेयर का नाम लिखिएगा, ठीक है, जिसने वो कैच रोकी थी, डेविड मिलर की। और आप बताइएगा कि बुमराह की क्या भूमिका थी, ठीक है, मैच को जिताने में। और ऊपर से हम बात करें जिसकी वाइफ ने डिवोर्स दिया है बेचारा, उसने लास्ट ओवर डाली थी, उसका भी रोल आप जरूर बताइएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। आईसीसी जो मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे देखें, विजेता भारत रहा है, कप्तान रोहित शर्मा है, ठीक है। उप विजेता साउथ अफ्रीका, कप्तान एडन मार्करम थे। संस्करण ये 9वां था, आप याद रखेंगे। मेजबान देश यूएसए और वेस्ट इंडीज थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह बने हैं। उसके बाद मैन ऑफ द मैच, ठीक है, फाइनल में विराट कोहली बने, उन्होंने अच्छा खासा रन बना लिया था। मोस्ट रन 2024 रहमानुल्लाह गुरबाज 281 अफगानिस्तान से, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, मोस्ट रन 2024 किसने मारा था? रहमानुल्लाह गुरबाज 281, ठीक है। तो आप इतना फैक्ट याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विक्रम मिस्त्री। तो आपको ये जो देखने को मिल रहा है ये विक्रम मिस्त्री जी हैं और ये भारत के विदेश सचिव बने हैं नए। अब यहाँ पे देखिए, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है, विदेश सचिव भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख। स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप याद रखेंगे किसकी स्थापना? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ट वेट, आई थिंक आई विल गेट द क्लैरिटी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था फिक्की यूथ यंग अवार्ड देखा था ना, अब यहाँ पे आपको बताना है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, ठीक है। तो इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ज्योति विज है, ठीक है। तो आपको ज्योति विज आपको देखने को मिल रही है, ज्योति VIZ, ठीक है। तो VIZ को याद रखेंगे। यहाँ पे देखें ज्योति विज के बारे में, वह 1993 में फिक्की में शामिल हुई थी। ये फिक्की के पूर्व महासचिव शैलेश पाठक का अब स्थान लेंगी, ठीक है। और इसके बारे में फिक्की के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, 1927 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष डॉक्टर अनीस शाह हैं, ठीक है, और ये उसका लोगो है। अगला टॉपिक देखिए, 12वें विश्व हिंदी सम्मान, ठीक है, 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, किसको? उषा ठाकुर जी को, ठीक है। तो उषा ठाकुर जी आपको ये तस्वीर में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। किसे उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर 41 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्क रूटे को, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे, मार्क रूटे। यहाँ पे देखें, अगर नाटो की स्थापना की बात पूछी जाए तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश 32 हैं। नए सदस्य देश स्वीडन और फिनलैंड बने हैं, स्वीडन 2024 में, फिनलैंड 2023 में। फिनलैंड को क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए? झीलों की क्या बोलते हैं? बागीचा, ठीक है। झीलों के बागीचा बोल रहे हैं या फिर आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्कीन बैंक सुविधा कहां पर प्रारंभ की है? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए दिल्ली में आर्मी अस्पताल में अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा प्रारंभ की है। उद्देश्य क्या है? देश भर के सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को आग में जलने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी और स्किन से संबंधित अन्य बीमारियों के उपचार करने हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड याद रखेंगे, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत की क्या रैंक है? ठीक है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 176वें स्थान पर भारत है। ठीक है, तो बहुत बुरी स्थिति है भारत की पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी। चलिए अगला, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत 180 देशों में 146वें स्थान पर है। 180 देशों में किस स्थान पे? 146वें स्थान पर। टॉप 3 देश कौन कौन है? एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, भारत की स्थिति बहुत खराब है। अगर हम बात करें मुख्यालय, तो स्टॉकहोम स्वीडन, निदेशक कौन है? डैन स्मिथ। ठीक है, और स्थान क्या है? स्थापना कब हुआ? 1966 में। ठीक है, तो इतना तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए, किस बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनका नाम है साहिल चौहान। इन्होंने 27 बॉल पे शतक मार दिया, जबकि क्रिस गेल का 30 बॉल पे शतक का रिकॉर्ड था। ठीक है, यहाँ पे इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आंध्र प्रदेश से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री अभी देखा आपने एन चंद्रबाबू नायडू हैं जो TDP से संबंध रखते हैं। राज्यपाल M अब्दुल नाज़िर हैं, क्या नाम है इनका? S अब्दुल नाज़िर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, C एन्ना पात्रुडू। क्या नाम है इनका? C एन्ना पात्रुडू। ठीक है, जो आपको तस्वीर में देखने को मिल रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी TDP का फुल फॉर्म है के नरसीपट्टनम विधायक से, ठीक है, एक स्थान है नरसीपट्टनम, वहाँ के विधायक सी एन्ना पत्रुकू ने 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष इनको चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में, स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, राजधानी अमरावती में है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, राज्यपाल S अब्दुल नाज़िर हैं। ठीक है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोहन चरणा मांझी जी। ठीक है, जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या बने हैं? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पेमा खांडू जी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं, याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री अभी हमने देखा पेमा खांडू हैं, 9वें मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री चौनी मीना है, ठीक है, क्या नाम है? चौना मीन, जो BJP से संबंध रखते हैं। और राज्यपाल कौन है? KT पारनाइक। ठीक है, चलिए ये प्रश्न तो हमने देख लिया। सुरामा पहाड़ी किस राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष बनी है? तो इनका नाम क्या है? सुरामा पाढ़ी, हमने पहाड़ी पढ़ दिया। ठीक है, तो सुरामा पाढ़ी किस राज्य की विधानसभा की नई अध्यक्ष है? प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा की। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तेसम पोंगटे किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? प्रश्न नंबर 51 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, याद रखेंगे नाम क्या है। उसके बाद सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, नाम याद रखेंगे। यहाँ पे सिक्किम के बारे में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये मतलब पहल करने वाले व्यक्ति हैं।
राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है, गंगा प्रसाद के स्थान पर ये स्थान लिए हैं। पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। स्थापना 1 नवंबर 1956, अमरावती राजधानी, एस अब्दुल नाजिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री एस चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग साइज वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज रखेंगे। और देखिए आज है इंजीनियर्स डे, यानी कि 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है, और आप ये भी डेट याद रखेंगे। चलिए हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। और अगले पार्ट के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए धन्यवाद।